हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है इस बार नीट 2020 में हुए पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जो कि फिजिक्स के पेपर को भी डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री के पेपर को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बायो के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर जो है आपको बता दें कि ये सारे पेपर बिल्कुल जो है वह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब इस बार 2020 के नीट का पेपर मतलब इतना सिंपल दिया गया था, इतना सिंपल था कि अब हम क्या बताएं इसके बारे में। पूरी की पूरी क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड डाला गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे जो थे थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर से थे, मतलब मुश्किल से 90 क्वेश्चन में हमने पूरा स्टडी किया, हमने पूरा उसका सॉल्व किया। तो हमको लगा कि 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से बाहर के थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वह प्रॉपर एनसीईआरटी से होते थे। ठीक है, अगर उसमें हम आपको एक एक करके, चूँकि केमिस्ट्री के भी हम इस लेक्चर को 2 पार्टों में अपलोड किए हैं। फिजिक्स के भी 2 क्वेश्चन के जो हम डिस्कशन किए वो भी 2 पार्ट में डिस्कशन है। और चूँकि बायो के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आज हम जगह भी चेंज कर दिए हैं, लोकेशन चेंज करके आप स्क्रीन बोर्ड को प्रोजेक्टर से, चूँकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है और आपके पास पेपर भी नहीं रहते हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करें, ताकि आप क्वेश्चन को भी देख सके कि हाँ क्वेश्चन वास्तव में है क्या। हम इसको चाहते तो बोल भी देते कि हाँ ये क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये होगा। तो हम उस तरह से सोचे कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपको डिस्कस करने में आराम रहेगा और आपको क्वेश्चन समझने में आराम रहेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आखिर इसका रीजन, बहुत सारे क्वेश्चन का हम आपको रीजन भी दे देंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो क्यों होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको डाटा याद करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी बैक्टीरिया द्वारा कौन सी डिजीज होती है उसका, या किसी वायरस द्वारा कौन सी डिजीज होती है उसका, उसे तो आपको ऐसे जेन्युइन याद रखना है। ठीक है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में 45 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो होगा वो हम बाकी 45 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जो डिस्कशन करेंगे वो सेट नंबर जो होगा वो E1 होगा, क्योंकि इस बार कई सारे सेट आए थे, इसीलिए हम इस सेट को, चूँकि हम फिजिक्स की E1 डिस्कस किए हैं, केमिस्ट्री की E1 डिस्कस किए हैं और हम बायो की जो है सेम सेट E1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन जो है वह 1 से लेकर 90 तक का बायो का क्वेश्चन है, 91 से लेकर 135 क्वेश्चन जो है वो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसके बाद 36 से लेकर 180 तक जो है वो फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ा चीज, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप एक एक करके चीज देखेंगे। पॉपुलेशन कौन सा इसमें से, पॉपुलेशन कौन सा एट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं करेगा, मतलब उससे पॉपुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहला है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब ही होता है कि मेल और फीमेल के बीच में कितनी रेशियो, मतलब कि नंबर ऑफ मेल अपॉन नंबर ऑफ फीमेल पर 1000। जब भी हम लोग सेक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं वह 1000 पे कितने मेल है और कितने फीमेल है। अब आपको बताएं कि क्या करते हैं, पहले जो था 2014 की रेशियो जो थी, 2014 की रेशियो में हमें जहाँ तक है कि करीब करीब 1000, मतलब 1000 बॉयज पर 934 गर्ल्स थी। ठीक है, लगातार लड़कियों की संख्या जो है घटती जा रही है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इन ऑन पर 1000 में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, तो ये पॉपुलेशन को तो डिफाइन करेगा ही। दूसरा चीज है नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब ही होता है कि द रेशियो, मतलब कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर बर्थ इनसाइड साइज, मतलब नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ। डिफिनेशन होता है कि द रेशियो ऑफ द क्या टू नंबर ऑफ द बर्थ साइड ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि जहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी के कितने बर्थ हो रहे हैं, तो नंबर जो बर्थ रेट होता है उससे हम लोग नेटिविटी करते हैं, जो डेथ रेट होता है उससे हम लोग मोर्टेलिटी करते हैं। तो ये भी दोनों डिफेक्ट करेगा, क्योंकि जब जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, तो पॉपुलेशन को भी डिफेक्ट करता है मतलब। और मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है वो भी पॉपुलेशन को डिफेक्ट करता है। तो 3 चीज, सेक्स रेशियो, नेटिलिटी और मोर्टेलिटी, तीनों जो होते हैं वो पॉपुलेशन को डिफेक्ट करते हैं। चौथा जो है स्पेसीज इंटरेक्शन। स्पेसीज इंटरेक्शन का मतलब होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन, कई तरह के इंटरेक्शन होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होता है नेगेटिव इंटरेक्शन, एक होता है न्यूट्रल इंटरेक्शन।
ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जहां पे दोनों पर जो जैसे नेचुरलिज्म हुआ, मैचुरलिज्म में क्या होता है, मैचुरलिज्म पढ़े होंगे ना, मैचुरलिज्म, कॉमर्शियलिज्म, एनासिलिज्म, ये जिस तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मैचुरलिज्म पढ़ी जाती है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्पेसीज इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि मैचुरलिज्म हो गया, मैचुरलिज्म में क्या होता है कि दोनों पर स्पेसीज को क्या होती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों आपस में काम करते हैं, किसी को लॉस नहीं होता है, ठीक। या कंपटीशन हो गया, कंपटीशन में या तो एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को लॉस होता है, या दोनों को दोनों लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन का आपस में जो फाइटिंग होती है वो कोई पॉपुलेशन को डिफेक्ट करने वाला कारक नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका पहला जो ऑप्शन होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, पहले का आंसर हो गया 4, तो आप मार्क कर लो, पहले का जो ऑप्शन हो गया वह 4 जो है वो सही है, ठीक है। दूसरा दिया गया द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब देखो इसमें ग्राफ दिया गया, ये आपके एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है। जब आप इसको ग्राफ देखोगे आपको एक ग्राफ मिलता है, एक तरफ जो होता है एक लॉग और इनके दोनों के बीच में जो ग्राफ दिखते हैं, एक तरफ टाइम होता है और नंबर ऑफ आपका मान लीजिए कि बैक्टीरिया हो गया या ग्रोथ हो गया, जो भी है, एक तरफ हम लोग टाइम पढ़ते हैं और एक तरफ नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं। आप इसमें एक ग्राफ देखोगे तो ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह के आपको ग्राफ मिलते हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो इस तरह की जो आपको ग्राफ मिलता है, आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। इस तरह के आपको जो होते हैं वो ग्राफ मिलते हैं। अब आपको बताएं कि ये जो ग्राफ होता है, जो यहाँ जो बेसिक फॉर्म में होता है, जो ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं इसको, लैग फेज, ठीक है। आई बात समझ में। और जो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है इसे हम लोग कहते हैं लॉग फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉग फेज, ठीक है। आई बात समझ में। ये जो ग्राफ में ये बीच का पोर्शन होता है उसको लोग कहते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। आई बात समझ। और जो नीचे की तरफ गिरता है उसे डेप्थ करता है, उसको लोग कहते हैं लॉन्ग फेज। तो अब जरा समझो, कह रहा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होता है, तो मैक्सिमम क्या है, बढ़ रहा है, तो मतलब क्या आ गया, लॉग फेज। इसमें कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन दिया गया लॉग फेज। लैग मतलब स्टेबल रहना, ऊपर की तरफ जाता है लॉग, बीच में होता है स्टेशनरी और नीचे की तरफ जाता है उसको कहते हैं डोरमेंसी फेज, ठीक है। तो आई बात समझ में, जो इंक्रीज करता है मतलब कौन सा फेज होता है, लॉन्ग फेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका सेकंड का भी आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट। तो पहला का ऑप्शन 4 और सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका 5। कौन सा फेज होता है, लॉन्ग फेज, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखो बेस ऑफ द स्टेम का मतलब ये होता है, आपको बताएं इसमें एक एक समझो। कह रहा है कि फाइब्रस रूट जो होता है वो खास करके वो रूट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट के मेन रूट से अलग अलग होते हैं, उसमें लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा रूट जो दिया गया उसमें लोग कहते हैं आपका प्राइमरी रूट। आप प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। प्राइमरी रूट का मतलब ही होता है कि प्लांट का वो पोर्शन, प्राइमरी रूट कर रहा है कि जैसे हम आपको फाइब्रस रूट का एग्जांपल आपको देखा जाए तो फाइब्रस रूट होता है जिसमें आप कभी देखे होंगे राइस, धान के खेत देखो, धान की फसल देखिएगा। जब आप धान की फसल को देखोगे तो धान की फसल, मान लो कि ये हमारे पास ये धान का फसल है और देखोगे कि इसके स्टेम वाले पार्ट से ये रूट निकले रहते हैं। गौर समझना, ये जो धान की फसल होता है, ये धान की फसल के इस पोर्शन से मतलब पूरे स्टेम के पार्ट से ये रूट निकले रहते हैं। तो कहते हैं कि वे रूट जो कि क्या करते हैं, स्टेम से, मतलब कि प्लांट का जो स्टेम है और स्टेम से ही कई सारे रूट निकले रहते हैं, उस तरह के रूट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, फाइब्रस रूट। आई बात समझ में। तो जब हम लोग फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ेंगे तो कहा कि ऐसे रूट जिसमें क्या होते हैं, जो स्टेम से निकले हुए रहते हैं, इस तरह के रूट को हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट। प्राइमरी रूट किसे कहते हैं, कहा कि जो भी प्लांट हमारे पास मिला, ठीक है, अगर प्लांट है ये इसका मेन रूट है, मान लो कि ये प्लांट है, ये इसका मेन रूट है, तो ये जो मेन रूट है इसको हम लोग कहते हैं, जो मेन रूट एंट्री करता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट, और मेन रूट के जो ब्रांचिंग होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, सेकेंडरी रूट। तो मेन रूट को हम लोग प्राइमरी रूट और रूट के जो ब्रांचिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, सेकेंडरी रूट, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास होता है लैटरल रूट। लैटरल रूट हमारे पास वो होता है कि जो इमर्ज होता है क्या चीज, जैसे मान लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो कि
जो हमारे पास इंटरनल जो होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो इमेज होता है उसे हम लोग कहते हैं लैटरल रूट। अब आप सब देख के बताओ कि कौन से रूट होते हैं जो स्टेम से निकलते हैं। तो ये निकल गया जिसमें राइस हो गया, इस तरह के रूट हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट। एग्जांपल क्या हो गया आपका फाइब्रस रूट। तो बेस ऑफ द स्टेम से जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट। जो क्या करता है ये रूट है और रूट के इंटरनल सेक्शन जो आता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। जो ब्रांच होता है प्राइमरी रूट का उसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। और जो खास करके इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर जाकर एंट्री करता है उसे कहते हैं हम लोग लैटरल। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? थर्ड का भी आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, चौथा तो आपको बीमारी है, चौथा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपको आप ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कुछ खुद से याद करना होगा। जैसे मैं आपको टाइफाइड किससे होता है, जरा सोच के बताओ हमको कि टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है। सोलेनेमेला टाइफी नाम सुने हो ना? तो हमारे पास ए जो है वो सोलेनेमेला टाइफी। आपको एक अगर याद है, देखो पहला जो है सोलेनेमेला टाइफी, पहले का सी थर्ड से पहले का थर्ड मिलाओ, बस एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जहां पे थर्ड है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन कर दिया ये। एक में आपको खाली टाइफाइड हो गया, सोलेनेमेला टाइफी, एक टाइफी आपको मिल गया, बाकी तो आप ऐसे ही मान। ठीक है, तो चौथा किसका हो गया? चौथे का हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये है आपका 1 से लेकर 4 क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन उतार लेना और उस पर क्या करना, मार्क करते जाना। पहले का कौन सा आंसर है? फोर्थ। सेकंड का कौन सा है? लॉग फेज। तीसरे का कौन सा है? फाइब्रस रूट। और चौथे का कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आप देखिए इसके बाद आता है 5वें क्वेश्चन की बारी। 5वां क्वेश्चन जो है आपका 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चन का, एक मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये दे रहा है, आप पहले थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रायो ट्रांसफर टू असिस्ट व्हिच कैन नॉट कंसीव। ध्यान रखेंगे ये आपका 12th क्लास के पहला चैप्टर जो आपका रिप्रोडक्शन पढ़ना है हम लोग को, उसमें में जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो दिया गया है वो उसी यूनिट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसको कहते हैं, पहला दिया है जिफ्ट और आईयूटी। जिफ्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इसमें क्या होता है, अब ध्यान रखेंगे, जाइगोट होता है। ध्यान रखेंगे, जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, मतलब कि इसमें जो गैमेट होता है हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, तो इससे कन्वेंस होता है। ठीक है, आईयूसीटी, अब इसमें देखो आईयूसीटी जो होता है इंट्रा इंटराइन जो कन्वेंस होता है। आपको बताएं कि आईयूसीटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा इंटराइन ट्रांसफर। अब कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या करते हैं, यूटेराइन यूटेरस को ट्रांसफर हम लोग अभी नहीं करते। कभी भी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूटेरस के अंदर कोई भी चीज को बहुत आसानी से ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधे करा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये कभी पॉसिबल, इससे कन्वेंस नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे, जब भी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है ये सिर्फ कब होता है, जब यूटेरस का फॉर्मेशन हो गया रहता है तो उसमें सिर्फ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। जैसे फीटस बन गया है, तो फीटस बन गया है तो उस स्थिति में क्या होगा कि फीटस को ब्लड का ट्रांसफर होगा। तो ब्लड का ट्रांसफर हो सकता है, कभी न्यू बॉर्न, अरे यूटेराइन की बात हो गई, यूटेरस की जहां बात आ गई, यूटेराइन कैविटी की बात आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो फीटस तो ऑलरेडी बन चुका है, तो वहां पर प्रेगनेंसी कन्विंस होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब होता है यहाँ पे जब भी वो कन्विंस होता है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। जहां आप लोग पढ़ते हैं ना कि जब बॉडी डिलीवर्ड, मतलब कि बॉडी जब प्रेग्नेंट, जब बॉडी क्या करता है डेवलप होने लगता है तो वहां पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है। तो इंट्रा यूट्राइन जो ट्रांसफर होता है खास करके इसमें क्या होता है कि ध्यान रखेंगे, प्रोसीड दैट प्रोवाइड द ब्लड टू द फीटस। ठीक है, तो यहां से ब्लड, फीटस को ब्लड प्रोवाइड की जाती है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ताकि उसे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर जो होता है कभी भी रिप्रोडक्शन का पार्ट जो होता है वह नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, पहला। आप देखो जिफ्ट तो होता है पर आईयूटी नहीं होता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन वही गलत हो गया। ठीक है,
उसके बाद गिफ्ट भी होता है जहां पर गैमेट ट्रांसफर होता है, गिफ्ट होता है, जाइगोट ट्रांसफर होता है, इंट्रासर्वाइकल वो भी होता है। तो आपको सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आंसर में आईयूटी के चलते ये जो है आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पांचवा का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफर टू द जीन आई कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें देखो करेक्ट द जीन आई है द 3 एलील। भैया कहां से 3 आज जीन, इसके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रुप स्टेटमेंट रेफर टू द, हाँ इसमें से स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट आपको छांट के निकालना है। अब ध्यान रखना इसमें सबसे पहला दिया गया है कि द जीन आई है द 3 एलील। ठीक है, पहला ऑप्शन आकर पहले ऑप्शन को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आई के पास जो होता है वह अलग अलग एलील होता है, आई ए होता है, आई बी होता है और आई ओ होता है। पढ़े हो ना भाई, एलील जब हम लोग पढ़ते हैं आई के पास तो आई ए, आई बी और आई ओ 3 तरह के इसमें एलील होते हैं। जहां पर आई ए, आई बी, आई, देखो अगर जब हमारे पास ए ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें 2 तरह के एलील होते हैं। अगर आई ए है या आई ए है, आई ओ है, एक ए ब्लड ग्रुप के लिए, आई बी और आई बी और आई ओ बी ब्लड ग्रुप के लिए, आई बी ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, और क्या होता है आई ओ जो होता है वो ब्लड ग्रुप के लिए। तो कितने एलील हो गए, आई बी और आई ओ 3 एलील हो गए, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। कहा कि एक व्यक्ति के पास अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें से 3 में से 2 ही सिर्फ होगा। जरा गौर से समझो, अगर व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है, ए डोमिनेंट है तो आई देख रहे हो इसमें सिर्फ 2 ही एलील है। मतलब अगर 3 एलील में से हमेशा क्या होगा, 2 ही एलील होगा, आई ए आई बी या आई ए आई ए होगा, आई ए आई ओ होगा, आई बी आई बी होगा, इसमें सिर्फ 2 एलील होगा। तीसरा एलील 3 में से सिर्फ 2 एलील होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थोड़े कह रहा है कि एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। कौन कहता है भैया, भाई आई जब हमारे पास है आई ओ और आई ओ है, क्या ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं दे रहा है, देता है, ये ओ ब्लड ग्रुप होता है। कहा कि करेक्ट एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, यहाँ शुगर का मतलब है ब्लड ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या यहाँ आई ओ क्या ब्लड ग्रुप नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसीलिए अब स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, 3 जो है करेक्ट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ द शुगर। मतलब ये बताओ अगर मान लो ये आई ओ है, एक मिनट, कहा कि यदि आई ए और आई बी दोनों एक साथ मिलते हैं, जरा बताओ तो आई ए और आई बी कहां गया, यहां मिला है ना, आई ए और आई बी अगर दोनों एक तरफ मिलते हैं तो क्या ये ए बी ब्लड ग्रुप नहीं देता है, देता है ना। तो कहा कि आई ए और आई बी जो मिलता है तो कहा कि सेम टाइप ऑफ द शुगर मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। चलता है वो डिफरेंट तरह के कंपोजिशन देगा, ए का अपना फंक्शन और बी का अपना देगा, तो ये डिफरेंट तरह का देता है। ठीक है, और उसका कह रहा है कि ऑल एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये बिल्कुल कहा कि देखो शुगर का मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप से है, वहां पर जब भी होगा या तो वो डोमिनेंट काम करेगा तो रिसेसिव काम करेगा, इसके पास एंटीबॉडी होता है, एंटीजन होता नहीं है, तो ये अपना शुगर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये आसानी से क्या हो सकता है, तो ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है किस तरह की कोई भी प्रोडक्शन शुगर का कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, आई ओ कभी भी जब भी वो ए ब्लड ग्रुप होगा तब वो बना सकता है, बी होगा तो बना सकता है, लेकिन आई जब भी मिलेगा तो कोई भी तरह के कोई भी शुगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये आसानी से कह रहा है कि आई बी जब जो मिलता है तो वो सेम टाइप का शुगर बिल्कुल नहीं, ए का अलग होगा और बी का क्या होगा, अलग होगा। जब ब्लड ग्रुप उस पर डोमिनेंट होगा तभी तो अपना एक प्रोडक्शन करेगा। तो इसमें जो होते हैं ये दोनों, ए का अपना अलग और बी का अपना अलग होता है। इसमें छठवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, छठे का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। आते क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए गौर से तो आप जरा समझो। पहला चीज दिया गया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है पहले दिया लाइगेज ज्वाइन द 2 मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। लाइगेज का मतलब ही होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करना। तो जब अटैचमेंट वही हमारे पास क्या आ रहा है कि ये क्या करता है, लाइगेज जो होता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। फिर करा है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज जो होता है, पॉलीमरेज का काम ही होता है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फ्रॉम द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड
तो क्या कर रहा है कि डीऑक्सीराइबो, अब सिंथेसिस होता है डीएनए का, वो कह रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ द डीएनए। राइबोज का काम ही पॉलीमर, जो हमारे पास पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज का काम होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए का सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कर रहा है ब्रेकडाउन ऑफ द डीएनए। स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास पहला जो है बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो क्यों गलत है? तो पॉलीमरेज जो होता है डीएनए के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, होता ही है। पॉलीमरेज को हम डायरेक्टली डिफिनेशन देते हैं कि सिंथेसिस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सिंथेसिस का जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, वहां से डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है, ठीक है। जहां पे आपको क्या करता है, जो भी हमारे पास ये कैलोकोलिन होता है या बेसिस बायोसिटी होता है, वहां से ही क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो सीधी सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से, यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से जो करता है वो पॉलीमरेज का काम होता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है सेपरेटेड स्टैंड ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियस का सीधा सा अगर मतलब अगर बात करें तो कहता है कि क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या करता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, यहां पे कह रहा है कि सेपरेट करता है, ये यहां पे स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस जो होता है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लीवेज जब 5' to 3' जो होता है ना सेपरेशन, जब ओकाजा की फ्रेगमेंट होता है, जो फ्रेगमेंटेशन में जो 5' to 3' मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है, वो होता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए आपका ये भी जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेपरेशन तो हमारे पास तो लाइगेज जो है जिससे टू मॉलिक्यूल्स को, डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए आपका 7 का पहला ऑप्शन जो है वह करेक्ट, ठीक है। तो 5वें का आपका पहला, 6वें का आपका मिल गया तीसरा, 7वें का आपका मिल गया लाइगेज। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफीलिया पहला ऑप्शन है आपका, इसमें कौन सा, हीमोफीलिया। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया का मतलब क्या है? हीमोफीलिया का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या कि कभी भी खास करके जब म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन के चलते क्या होता है कि म्यूटेशन खास करके इसमें जब म्यूटेशन के चलते, यानी कह सकते हैं कॉज बाय द म्यूटेशन या चेंज द वन ऑफ द जीन दैट प्रोवाइड द इंटरेस्ट इन मेकिंग द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड फैक्टर। मतलब हीमोफीलिया का सीधा सा मतलब होता है कि अगर जीन म्यूटेशन होता है, जिससे चलते ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। जहाँ से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिबल हो जाते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है वो टाइम पर नहीं हो पाती, इसे कहते हैं वो हीमोफीलिया, ठीक। अब ये जनरली जो होती है, वो जब भी हीमोफीलिया होता है वह एक्स क्रोमोसोम के जो जीन डिफेक्टिबल होते हैं वो जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन, हीमोफीलिया जो होता है वाई लिंक जीन नहीं होता है, ये एक्स लिंक जीन होता है। तो आप इसको यहाँ पर वाई को काट कर एक्स कर लेना, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग मैच है, क्योंकि हीमोफीलिया जो होता है वो वाई लिंक नहीं होती, कौन सा लिंक होता है, एक्स लिंक होता है, ठीक है। आगे दिया है फिनाइलब्यूटेरिया एसोसिएटेड डोमिनेंट ट्रेट। देखो फिनाइलब्यूटेरिया का मतलब होता है कि जब हमारे पास जीन डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं, सीधे से कह रहा है कि आप अगर फिनाइलब्यूटेरिया के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जनरली कॉज बाय डिफेक्ट अ जीन दैट क्रिएट एंजाइम needed to break down the क्या कहते हैं फेराइलेट्रिन विदाउट एंजाइम accessory to person at the phenylketonuria eat food that contain a protein and estimate the specific sweater। कह रहा है कि इसमें फिनाइलब्यूटेरिया में सीधे से बताया कि फिनाइल और क्यूटेनेरिया मतलब कि यूरिया के अंदर जो होता है उसमें फिनाइल की मात्रा, कीटोन की मात्रा जो होती है ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो होता है ये डोमिनेंट नहीं बल्कि रिसेसिव ट्रेट के रूप में काम करता है, ठीक है। वो काफी डोमिनेंट नहीं बल्कि रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाता है। सिकल सेल अमोनिया क्या है, कह रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, वेरी गुड। सिकल सेल अमोनिया में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ये ब्लड जो होता है वो हंसिए के आकार का हो जाता है, मतलब कि हाफ मून शेप में हो जाता है, जिसके चलते वो कैपिलरी में उसकी एंट्री नहीं होती है, ठीक है। कैपिलरी में एंट्री नहीं होती है जहाँ से उसमें विभिन्न तरह की प्रोडक्शन हो जाता है, जहाँ से आपका क्या होता है कि कैपिलरी में एंट्री नहीं होने के चलते ब्लड वेसल्स में
ब्लड सप्लाई नहीं होता है जिससे कार्डियक अरेस्ट या विभिन्न तरह की डिजीजें आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11 परिपक्व होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? 8वें का थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स आपका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आता है 9वें क्वेश्चन की बात। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें अगर हम 9वें क्वेश्चन की बात करें तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम मैच द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके, पहले दिया गया है ग्रेडिगोरस, ठीक है, उसके बाद दिया गया एडल्ट ऑफ द रेडिस, बुक लंग्स, और उसके बाद देखो इसमें एक को ढूंढो, बुक लंग्स। बुक लंग्स बड़ा सुना हुआ वर्ड है। ठीक है, आप अगर बुक लंग्स को देखोगे तो बुक लंग्स जो है वो सुना हुआ वर्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बुक लंग्स जो होता है जनरली वो किस में होता है? बुक लंग्स को ढूंढो, बुक लंग्स जो होता है वो किस में पाया जाता है जनरली, आप उसको पहले सोचो। ठीक है, जैसे आप बुक लंग्स, जो कि बुक लंग्स तो आपको हमेशा दिखाया जाता है कि जितने स्कॉर्पियंस होते हैं उसमें जिसमें क्या करते हैं, खास करके जितने भी ऑर्गेनिज्म जो स्कॉर्पियन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो होती है वो क्या पाया जाता है? बुक लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ढूंढो यहाँ से। तो हमारे पास जब भी अब आप बुक लंग्स को ढूंढ के निकालोगे तो बुक लंग्स जो होता है स्कॉर्पियन सिमेट्रिकल होता है, लार्वा एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म में जो होता है बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो बुक लंग्स जो होता है वो स्कॉर्पियन यानी कि सेकंड ऑप्शन है। आप देखो इसमें सी जो है बुक लंग्स जो है वह किसमें, आपके पास स्कॉर्पियन सिमेट्रिकल एंड लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आपका पहला और दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक है, अब इसके बाद आवर हो, फिर इसके बाद दिया गया है, पहला दिया है कि गैरिगोरस एडल्ट विथ रेडियल। अब ढूंढ के निकालो एडल्ट विथ रेडियल को। अब जरा सोचो, उसमें दिया गया है कि एडल्ट विथ रेडियल। रेडियल मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो भी जिसमें में पॉलीफेगस फेस्ट हमारे पास जो यूज करते हैं, खास करके जिस ऑर्गेनिज्म में पॉलीफेगस फेस्ट यूज करते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वह क्या करते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि हमारे पास एडल्ट विथ रेडियल जो होते हैं वह एस्केरिस पॉलीमर से पास टेस्ट होता है। मतलब सेकंड जो बी जो है वह फर्स्ट से मैच करेगा, तो बी जो फर्स्ट से मैच करेगा। अब हमारे पास तो ये दो ऑप्शन तो कट गए थे, बच गए हमारे पास दो ऑप्शन। हमारे पास एडल्ट विथ रेडियल जो होता है एस्केरिस पॉलीमर ट्विस्ट से बनता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है। मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ दो चीज अगर आपको आंसर मिल जाता है तो तीसरा चौथा आसानी से ऑटोमेटिक बिना ढूंढे मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 9वें का आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, 9वें का सेकंड। 10वां कह रहा है कि द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। देखो बेटा, ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आप इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो हमको लगता है कि आपको जब आप प्लाज्मोडियम एल्बस पहुंचता है तो कह रहा है कि जहां पर जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वह स्टेज जो होता है उसका स्पोरोजोइट्स फॉर्मेशन जो होता है, स्पोरोजोइट्स जो होता है बॉडी के अंदर इजेक्ट होते हैं, जहां से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। तो इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम का वह उसका कौन सा स्टेज जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट स्टेज। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये जो इसका स्पोरोजोइट स्टेज होता है वो जो होता है खास करके इसका इन्फ्लामेशन स्टेज होता है और यहीं से इन्फेक्शन की कहानी शुरू होती है। जबकि अगर देखो ट्रोफोजोइट जो होता है वो एक्टिवेटेड करता है। ठीक है, ट्रोफोजोइट एक्टिवेटेड करता है और वहां से क्या करते हैं प्लाज्मोडियम वोल्पिक्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो होता है स्पोरोजोइट्स स्टेज में जब आप देखोगे वहां पूरा का पूरा एक साइकिल बना रहता है। ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स के स्टेज में जो होता है इनके अंदर क्या होती है इन्फेक्शन की कैटेगरी होती है। तो इसमें सेक्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो आपके पास 10वें का मिल गया, 10वें का सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, थर्ड कर रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन द स्ट्रक्चर। ये बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और आपको बताएं ये क्वेश्चन आपको 11th क्लास के जो एक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको जो वहां बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो वहां पर ये सारे स्ट्रक्चर को दिए गए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला दिया गया है
काइटिन और कोलेस्ट्रॉल। बेटा काइटिन की जो स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर। काइटिन के अंदर आप अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें डाइऑक्साइड बॉन्डेज पाए जाते हैं। काइटिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनके अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें 6 बॉन्डेज होते हैं। यहाँ पे जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अपर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप इसका देखोगे काइटिन का स्ट्रक्चर जो होता है अगर आप, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे जो होता है वह NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, और यहाँ से NH2 ग्रुप अटैच होता है, NH ग्रुप अटैच्ड होता है, और साथ में NH2 ग्रुप नहीं बल्कि यहाँ पर N होता है, साथ में इसके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, और ये आपका एक CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप होते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बना रहे हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया है, हम आपको बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होते हैं वह कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो OH ग्रुप लगे रहते हैं, यहाँ पे आपका ये जो है OH ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा देखिए, स्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, अब देखो इसी तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर जो होते हैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनते हैं जो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके इनके बीच में जो होता है वह डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बॉन्डिंग होता है। कभी भी ये जो होता है आपका काइटिन का स्ट्रक्चर, काइटिन का स्ट्रक्चर है। काइटिन का स्ट्रक्चर में जो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं बल्कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होता है। तो जहां जहां आपका काइटिन है वो ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो इसमें जहां तक ऑप्शन अफसोस की बात है, पहले ऑप्शन में सिर्फ काइटिन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो कोलेस्ट्रॉल है। आप अगर कोलेस्ट्रॉल को देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल में जो होता है वो जनरली इसमें भी जो होता है बाइंडिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादातर पाई जाती है, और यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर जो होता है आप कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। अटैचमेंट जब होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और यहाँ पर भी जो होता है सिमिलर बॉन्डिंग की लीकेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो होता है कभी भी इनके बीच में जब अटैचमेंट होगा तो यहाँ कहीं पर भी डाइसल्फाइड कहीं सल्फर मॉलिक्यूल आता ही नहीं है, तो डाइसल्फाइड की कहीं होने की संभावना नहीं है। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन जो हो गया कर गया। फिर उसके बाद आता है ग्लिसरॉल। आप अगर ग्लिसरॉल देखोगे तो ग्लिसरॉल सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल जो है आपका बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, OH H CH2OH और ये आपका CHO, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, सॉरी CH2OH, ऊपर नीचे जो होता है ग्लिसरॉल है CH2OH, ये है आपका ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में किसी तरह के कोई भी इफेक्टिबल नहीं होता है, तो आप जो है जिसको ट्रायोल के नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल को ही आगे चलकर जो आप पढ़ोगे इसको वो ट्रायोल के नाम से जानते हैं, CH2OH 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 CH2OH। ठीक है, चलो ट्रायोल के नाम से जानते हैं।
तो इसमें भी कहीं भी जब भी लिंकेज होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, सल्फर कहीं पाया नहीं जाता है, तो ग्लिसरॉल भी जो हो गया आपका कट गया। ठीक, तो आपका जरा देखो, आपका कैसेटीन कट गया, यहाँ ग्लिसरॉल कट गया, सेलुलोज हो गया और लाइसिथीन हो गया। अब आपको बताएं, अब अगर इस स्थिति में हमारे पास सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज के अंदर भी सल्फर बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, अब आपको बताएं कि इसमें जो स्ट्रक्चर जब हमारे पास मिलता है इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, तो आप जरा गौर से समझिए, इसमें क्या करते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपका जो आप क्या करते हैं इंसुलिन और एसिलिन, अब इसमें आप ढूंढो किसकी आंसर हम लोग निकाल कर लेकर, ठीक है, अब गौर से समझना इसमें, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास इंसुलिन और इनुलिन के बारे में। अब जरा गौर से समझिए, कह रहे हैं कि इसमें किसमें है कौन कौन से बॉन्ड, इसमें ऑप्शन क्या क्या ढूंढा गया है, कहा है किसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। आपको देखो सीधा सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपको हम बताएं कि अगर आप जब इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर जो होते हैं, क्योंकि इस अवसर को तो आप सारे स्ट्रक्चर तो याद कर नहीं सकते हो, ठीक है, पर हम आपको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारे पास चूंकि डाटा है, ठीक है, तो अगर आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास अगर देखोगे तो इनके बीच में जो हमारे पास होता है ये इंसुलिन के अंदर यहाँ पर जो होता है वो पेप्टाइड फास्फोरस H2P2O5 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फास्फोरस के साथ होता है, यहाँ पे जो होता है वह खासकर P2O5 H3PO4 के मॉलिक्यूल जो होते हैं, फास्फोरिक एसिड जो होते हैं वह अटैच्ड होते हैं, और यहाँ से आपका जो क्या कहते हैं फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास इंसुलिन के जो हमारे पास इंसुलिन होता है उसके अंदर जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आपको सबसे बड़ा चीज इनुलिन याद रखोगे ना, तो इनुलिन जो होता है वह इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, और इनके बीच में जो होता है वह सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और जहां पर आपको इनके दोनों के बीच में जो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होने के चलते जो हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, इनके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होने के चलते क्या होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इनुलिन में होता है। इसीलिए हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इनुलिन में होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वह इंसुलिन में होता है। तो इसको आप स्ट्रक्चर देखकर याद कर सकते हो, ठीक है। तो 11 का आंसर हो गया आपका चौथा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ द टू जनरेशन विथ वन अनदर। अब देखो सबसे बड़ा चीज होता है कि द प्लांट विच पार्ट कंसिस्ट ऑफ द टू जनरेशन व्हाट विथ अनदर। सीधी सी बात है, कह रहा है कि ऐसे कहानी में आपको ढूंढना होगा कि किस ऑर्गेनिज्म में, अब देखो कह रहा है कि पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। पोलन ग्रेन अगर एंथर के अंदर क्या होता है इनसाइड करता है, तो जाहिर सी बात है कि पोलन ग्रेन है, उसके बाद एंथर एस्टिग्मा, आप जानते हैं उस आपस में फर्टिलाइज वहां पर करेगा तो क्या करेगा इनसाइड जो होता है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दूसरे के अंदर पाए जाते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया। सेकंड दिया गया है कि जनरेशन पोलन एंड टू मेल गैमेट, बिल्कुल गलत है भैया, कैसे आप कहोगे पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट, जरूरी है, बिल्कुल गलत है ये। तीसरा कह रहा है कि सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इनसाइड द फ्रूट, ये कौन सी आपका क्या कहते हैं जनरेशन की बात होती है, ठीक है। और चौथा कह रहा है एम्ब्रायो सेक इनसाइड द ओवम, ये सही है, ओवम के अंदर क्या होता है एम्ब्रायो सेक होता है जहां से फर्टिलाइजेशन करके न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला और चौथा ये ऑप्शन नंबर हो गया चौथा, मतलब कि पहला और चौथा तो बिल्कुल क्या है सही है, तो आंसर नंबर हो गया 4, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया चौथा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13।
आपको ऊपर की चीजें दिख नहीं रही होगी, आप एक बार क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटेलाइज द बाय नाइट्रोजन इन द रूट प्रोड्यूस लेग्यूमिनस प्लांट। आप बताओ क्या करता है जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर किस में क्या करता है ये ध्यान रखिए। रूट नोड्यूल्स जो होता है वह हमेशा अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है, केवल अमोनिया नहीं ना नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है नाइट्रेस से नाइट्रोसोमोनस अलग कंसेप्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो गया, चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिगार्डेड टू द G1 फेज यानी कि ऑफ द इंटरफेज। जहां G1 फेज की बात आएगा ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा चीज जहां पर आपका G1 फेज के बात आएगा तो कहा कि डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज। डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक प्लेस नामी सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द टेक प्लेस, ये भी जो होता है वह एस फेज में होता है। ठीक है। तीसरा कर रहा है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिविटी ग्रोथ बट नॉट रेप्लिकेटेड इन डीएनए, ये होता है आपका किस फेज में, G1 फेज में होता है। सिर्फ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पर रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये ग्रोथ 1 फेज में G1 फेज में होता है। और चौथा न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस इन मेटामेरिक फेज M फेज में होता है। ठीक है। तो पहला दूसरा जो होता है वह GS फेज में होता है, तीसरा होता है जो G1 फेज में, चौथा जो होता है वह M फेज में यानी कि मेटामेरिक फेज में। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई फाउंड इन द क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान रखेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो किस में होता है। अब अगर पहला उसमें दिया गया है कि लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनियल, तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिशियल टिश्यू जो होता है उसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है। जहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कौन सी टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग लैमिनिया प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहला चीज हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा चीज कर रहा है कि डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, जो डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड होता है उसको हम लोग एक्टिनी ऑफ डक्ट के साथ नाम कहा जाता है, इसमें हम लोग कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया गया है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, इसमें जो होते हैं वो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, इसमें जो होते हैं वो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और इस तरह के स्टेशियन ट्यूब की बात हो रहा है तो स्टेशियन ट्यूब जो होता है उसमें सिलिएटेड स्यूडो एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। स्टेशियन ट्यूब में स्यूडो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू या लेमिना प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड होता है। डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है उसमें एक्नी ऑफ डक्ट होता है, उसमें कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन होता है उसमें जो होता है माइक्रोविलाई पाया जाता है कि वो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 15 का ऑप्शन कौन सा हो गया, द थर्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। अब इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। अब इसमें देखो कर है कि इसमें से कौन से बॉडी, इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है कि सम टाइम इसी को आगे चलकर हम लोग एलिमेंट क्या कहते हैं, एलिमेंट्री बॉडी के नाम से जानते हैं। इंक्लूजन बॉडी को हम लोग आगे चलकर क्या कहते हैं, एलिमेंट्री बॉडी के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इसमें होता है, अरेंज होता है स्टेबल स्ट्रक्चर में और यूजुअली क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। ये टिपिकली रेस्ट ऑफ द वैलिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बॉडी एंड each gut having a cell usually consist of the कैप्सिड प्रोटीन। इसमें खास करके क्या होता है कि कैप्सिड प्रोटीन होता है। ठीक है। अब उसमें से कह रहा है दे आर नॉट बाउंडेड इन द एनी मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल जो है क्या कर रहा है, ये सही है, कह रहा है कि फ्री मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, नहीं, ये फूड पार्टिकल्स में कभी इंजेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है। कह रहा है कि ये साइट ही होता है जहां पर क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशन होता है, कैप्सिड मॉलिक्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रेकडाउन होता है। मतलब कि 16 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड जो है वह सही है, फूड डाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता। ठीक है। 17 क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। बेटा अब ये क्वेश्चन तुम नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते। ये सबसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ई आर, बढ़िया ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पावर हाउस ऑफ द, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर जो है इसका प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेरोक्सिसोम जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, बिल्कुल नहीं, गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। और यहीं पर जो होता है वैसे जितने भी ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सारे के सारे फॉर्मेशन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, गोल्गी बॉडीज में होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, गोल्गी बॉडी। 18 का है कि इंजेल इलेक्ट्रो 18 का है कि इंजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ध्यान रखेंगे, एसिटोमाइसिटी इन द ब्राइट ब्लू लाइट। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बाहर का यूज है, ठीक है। इसका यूज जो होता है हम लोग खास करके न्यूक्लिक एसिड, इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड, हम इसलिए इसको हम लोग खासकर आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि एसिटोएमाइन जो ब्राइट ब्लू लाइट है, इसका उपयोग हम लोग जो क्या करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर के जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोफोर अंदर जो पाए जाते हैं, जहां पर जो मान लो कि क्रोमोसोम जो होता है या म्यूटिक डिवीजन होता रहता है डीएनए सेल का, तो जब डीएनए सेल का म्यूटिक डिवीजन होता है तो उसको हम लोग देखने के लिए हम लोग खासकर क्या करते हैं, एक्टिनोमाइसिन ब्राइट ब्लू लाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इन एथिडियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेडिएशन, बेटा ये जो है इसका उपयोग हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को विजुअलाइज करने का करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर से दिया गया, ठीक है। एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं किया गया, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। जो एथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन है, ये जो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको यूज की जाती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। 19 करेक्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफर टू द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा बता दो हमको कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है। 18 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। जितना अच्छा बाइंडिंग होता है उसकी क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की उसकी बाइंडिंग काफी अच्छी होती है। फिर कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेफर इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। हायर H+ आयन कंसंट्रेशन एल्वेओलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और फिर सोचो। कह रहा है कि हायर H+ आयन कंसंट्रेशन इन द एल्वेओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसका थोड़ा सा इसको देख कर बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें देखोगे तो कह रहा है कि हायर H+ आयन कंसंट्रेशन बिल्कुल गलत है। लोअर H+ आयन कंसंट्रेशन एल्वेओलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ हायर जो H+ है ये गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर जो 19 का आंसर नंबर क्या है, थर्ड जो है इसका गलत, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है रेफ्लोरेट हैविंग, ठीक है। तो रेफ्लोरेट का मतलब ही होता है इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी को हम लोग कहते हैं रेफ्लोरेट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी का जो है इंफीरियर ओवरी को ही हम सीधा कहते हैं क्या चीज, रेफ्लोरेट के नाम से जानते हैं, ठीक। 21 नंबर कह रहा है कि द स्पेसिफिक प्लाज्मोडिक सीक्वेंस विच ऑफ द रिकॉग्नाइज द ई कोलाई एनेस्थेसिया कोलाई, ठीक है। अब जरा देखो जो हमारे पास इसका गौर से समझो इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हर व्यक्ति किया होगा। कह रहा है कि द स्पेसिफिक पॉलीड्रोनिक सीक्वेंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बाय एनेस्थेसिया कोलाई। अब एक काम करो, सीधा सा आप सीक्वेंस देख लो और सीक्वेंस देखकर आप आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते। देखो एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन किस में कन्वर्ट होता है, साइटोसिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एडेनिन जो होता है वो साइटोसिन में, ध्यान रखो, सॉरी देखो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ होता है, ठीक है। जब अगर 5' में पहला ऑप्शन देखो, 5' में जो है ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन 3' है। अब 3' इसमें निकालो। 3' ग्वानिन जो होता है वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ।
थाइमिन जो होता है एडेनिन 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 थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन एडेनिन, और साइटोसिन जो होता है वह किसके साथ होता है, साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन के साथ होता है। तो जी जो होता है सी में, अब कन्वर्ट कर दो कौन, जी और सी, जी और सी जो है वो किस में आ गया, पहला ऑप्शन एडेनिन थाइमिन। तो ग्वानिन साइटोसिन में, एडेनिन थाइमिन में, एडेनिन थाइमिन में, थाइमिन एडेनिन में, थाइमिन एडेनिन में, साइटोसिन जो होता है ग्वानिन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, बिल्कुल मैच करा लो इससे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डेड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो जो भी हमारे पास डीएनए लाइगेज होता है, ठीक है, ये शुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। हमारे पास अब देखो इसमें कह रहा है ना कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डेड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कह रहा है कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शनल बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द कट द स्टेटमेंट डीएनए प्लेडोरिक साइट, कह रहा है कि उसे कट करके अलग अलग सेपरेट करता है, ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि दे आर यूजफुल द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर चैन बहुत बड़ा हो जाएगा तो रेप्लिकेशन करने में दिक्कत होगा, तो रेप्लिकेशन को, चैन को छोटे छोटे खंडों में फ्रेगमेंट करने में क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया था कि स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, नहीं, डीएनए लाइगेज जो होता है हमेशा क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। जहां ब्रेकिंग करने का काम आएगा वहां ऐड करने की बात कहां है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 23 का है कुछ ऑफ द फॉलोइंग पुट द एनारोबिक सीवेज डाइस्टर फर्दर द सीवेज ट्रीटमेंट। यहाँ पे जब भी आप ट्रीटमेंट के शब्द का यूज करते हो तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि जहां पर अगर ट्रीटमेंट टर्म आ गया तो सीवेज ट्रीटमेंट जो होती है वो खास करके आपको क्या होता है, ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को जैसे एंट्री की जाती है, उसके बाद फ्लोटिंग रिवर्स में होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को मेंटेन करने के बाद जब उससे रीयूज करते हैं तो वो क्या करता है, ऊपर आकर फ्लोट कर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम उसको फ्लो करते हैं, और फ्लो करने के बाद क्या करते हैं, लास्ट में उसे हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करके आगे चल क्या करते हैं हम लोग उसे, यही जो होता है वो डिजास्टर क्या करता है, फोर्थ सीवेज ट्रीटमेंट होता है। यानी कि आपका जो इस 13 का ऑप्शन जो हो गया वह चौथा ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड सीवेज, ठीक है। फिर देना 24 का करेक्ट द स्टेटमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना, इसे कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन लेंगे तो लंग्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो इसमें दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम, कंट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम। अब जरा बताओ कि क्या करेगा, कंट्रक्शन, सोचो, सांस लोगे तो लंग्स फूलेगा, डायाफ्राम क्या करेगा, सिकुड़ेगा, और सांस छोड़ोगे तो लंग्स सिकुड़ेगा, डायाफ्राम क्या करेगा, फैलेगा। इंस्पायरेशन तो क्या हो रहा है, डायाफ्राम जो है दबेगा तभी तो लंग्स फैलेगा, ठीक है। और जब लंग्स डायाफ्राम ऐसे फैलेगा तो लंग्स क्या करेगा, सिकुड़ेगा। अब खुद करके देख सकते हो। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल ऑफ द मसल्स, ये जाहिर सी बात है जो अटैचमेंट होता है मसल्स का वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट होगा तभी तो लंग्स का क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा। तीसरा दिया है पल्मोनरी एल्वोलाई डिक्रीज, कैसे भैया, सांस लोगे तो क्या होगा, एल्वोलस में एयर बढ़ेगा ना, तो जब एयर बढ़ेगा तो उसकी सरफेस एरिया क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर दिया गया है, और जब ये गलत हो गया मतलब सी गलत हो गया, ठीक है। तो सी गलत हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें अब देखो लास्ट में इंट्रापल्मोनरी इंस्पायरेशन, जी नहीं, इंट्रापल्मोनरी एस्पिरेशन क्या करता है, प्रेशर जो होता है वो जो होता है डिक्रीज करता है, नॉट इंक्रीज, ठीक है। और जब एक्सपायरेशन होता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन जो हो गया वो पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह सही, ठीक। चलो यहां तक हम लोग सीख लिए, कितने क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद 25 क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, अब बाकी जो क्वेश्चन होगा 25 से लेकर 45 वाला क्वेश्चन जो हम लोग अब अगले क्लास में जो होंगे कवर करेंगे। अब होगा ना वो 3-4 पार्ट बना देंगे, ज़्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम बाकी क्वेश्चन को जो है अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।
आज इतना ही। थैंक यू सो मच।